Yes, sir. Voice is clear and screen is also clearly visible. Okay. चलिए, thank you so much. We are starting with the class now. Good afternoon, everyone. Last class में अपने इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर में इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश अपने समझ चुके थे. उसके ऊपर आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे एंड साथ में अपने ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा ब्रीफली समझे थे. आज अपने उसको वापस से पूरा कंप्लीट तरीके से समझेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द होमवर्क क्वेश्चंस. आप लोग को होमवर्क दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 एंड 19. तो अपने फटाफट से होमवर्क क्वेश्चन पहले करते हैं, देन विल मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट्स. ओके, नाउ इट्स वेरी क्लियरली ऑडिबल. थैंक यू सो मच. चलिए, क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन में बोल रहा है टाइनी टॉयज लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ राम ब्रदर्स फॉर ₹1,80,000 पेबल इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच. Okay. Pass the journal entries in the books of Tiny Toys Limited if the issue is at par. मतलब issue price is shares of ₹100 each issued at shares of ₹10 each issued at ₹10 face value. At par मतलब at face value. और केस 2 दे रहा है at a premium of 20%. That means यहां पर issue price is 10 plus 20% of 10, that is 2 equal to 12. Okay. ध्यान देना, आप लोग को बोले थे जब भी इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन आएगा, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. पहला इज परचेज कंसिडरेशन, दूसरा इज इश्यू प्राइस. तो परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया कि जो मशीन जो बिजनेस खरीद रहा है राम ब्रदर्स का, वो 1,80,000 में खरीद रहा है फॉर 1,80,000. एकदम क्लियरली क्वेश्चन बोल दिया. तो राइट, अपने को परचेज कंसिडरेशन मिल गया. और फिर केस 1 में बोल रहा है इशू प्राइस अगर ₹10 है तो बताओ क्या होगा, और केस 2 में बोल रहा है अगर इशू प्राइस ₹12 है तो बताओ क्या होगा. केस 1 केस 2 दोनों का अपने को जर्नल एंट्रीज दिखाना है. दोनों ही केस में पहला जर्नल एंट्री सेम होगा. क्वेश्चन नंबर 16, राइट. फर्स्ट जर्नल एंट्री फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, राइट, ऑफ राम ब्रदर्स. राइट, अपने को जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टाइनी टॉयज लिमिटेड. राइट, इन द बुक्स ऑफ टाइनी टॉयज लिमिटेड जर्नल एंट्री फॉर परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ राम ब्रदर्स एंट्री होगा सन्ड्री असेट्स, क्योंकि असेट्स का अलग अलग असेट का नाम नहीं दिया हुआ है. स्टॉक इतना, डेटर्स इतना, फिक्स्ड एसेट्स इतना, अलग अलग नाम नहीं बोला. तो अपने क्या बोलेंगे, सन्ड्री असेट्स. सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू राम ब्रदर्स अकाउंट 1,80,000. अब हम लोग राम ब्रदर्स का पेमेंट करेंगे. तो केस 1, जब when the shares are issued at par, when the shares are issued at par, number of shares issued is equal to at par का मतलब 1,80,000 का टोटल पेमेंट करना है. और कैसे करना है, शेयर्स इशू करके. शेयर्स का एक एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10. तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू 18,000 शेयर्स. राइट, जैसे ही अपने को नंबर ऑफ शेयर मिल जाता है अपना काम बहुत इजी हो जाता है. देखो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री विल बी राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टोटल 1,80,000 का पेमेंट करना है, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा फेस वैल्यू पूरा का पूरा 1,80,000, 18,000 इंटू 10. राइट, अगर यही केस 2 होता तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकलता. टोटल पे करना है 1,80,000. केस 2 में भी टोटल पेमेंट जो करना है, परचेज कंसिडरेशन जो है 1,80,000 ही है, बट एक एक शेयर का वैल्यू इस बार ₹10 नहीं है, एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर है. तो इसका मतलब इशू प्राइस इज 12. इशू प्राइस इज 12 अपने ऑलरेडी देख चुके हैं, व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट 20% प्रीमियम. ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्स बताओ फटाफट कितना होगा. 15,000 इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. ऑल राइट, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, अगेन राम ब्रदर्स को सेटल करना है पूरा फुल अमाउंट, दैट इज 1,80,000 से
और इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, सिर्फ फेस वैल्यू ध्यान रखना, हमेशा हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ फेस वैल्यू ही तो जाता है सर। बहुत इजी बात है, ये बात हम लोग को पता है सर, इसमें ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए। 15,000 इंटू 10 दैट इज 1,50,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 15,000 शेयर्स के ऊपर प्रीमियम इज ₹2 पर शेयर, दैट इज 30,000। देख लो 1,80,000 अपना मैच्ड है। इस क्वेश्चन में अगर किसी का डाउट है तो बोलो, अदरवाइज अपने मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, नो डाउट, सो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, Rajan Limited purchased a running business from Vikash Limited for a sum of rupees, for a sum जैसी बोला ना, for a sum of rupees, बस this is our information sir, this is purchase consideration payable as rupees 2,20,000 in fully paid equity shares of rupees 10 each, right? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेबल एज 2,20,000 इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। क्वेश्चन अपने को कहीं पे भी प्रीमियम वगैरह का बात नहीं बोला, तो मतलब शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इशूड एट 10, दैट मींस इशू प्राइस इज 10, राइट? इससे अपने को बहुत इजीली समझ में आ जाता है। अगर फर्स्ट एंट्री नहीं करेंगे तो मार्क्स बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा, बिकॉज फर्स्ट एंट्री तो आपको दिखाना पड़ेगा ना भाई, असेट्स खरीदे हैं और राम ब्रदर्स हम लोग का लाइबिलिटी बना है, तभी तो हम लोग राम ब्रदर्स का सेटलमेंट दिखाएंगे, राइट? यहां पे तो ऐसा नहीं बोला कि जर्नल एंट्री ओनली फॉर द सेटलमेंट, जर्नल एंट्री सारा पास करना है, तो जो बिजनेस खरीद रहे हैं उसका जर्नल एंट्री भी पास करना पड़ेगा। यस एब्सोल्युटली, क्वेश्चन नंबर 16 में अपने को फर्स्ट जर्नल एंट्री, ये वाला एंट्री पास करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, पक्का करना पड़ेगा, राइट? यहां पर इशू प्राइस, क्वेश्चन नंबर 17 वापस से आ रहे हैं अपने, इशू प्राइस इज ₹10, इशू प्राइस, ओके, एट पार ओनली। नंबर ऑफ शेयर्स देखो, आपके मेंटली आपको, आपके दिमाग में ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाना चाहिए सर, टोटल 2,20,000, 2,20,000 पेमेंट कर रहे हैं बाई इशू ऑफ शेयर्स, 2,20,000 डिवाइड बाई 10 मतलब 22,000 शेयर्स इशू करेंगे, ऑल राइट? एंड द बैलेंस बाई अ बैंक ड्राफ्ट, मतलब बैंक से, टू बैंक अकाउंट करेंगे, बैंक से बैलेंस चला जाएगा तो बैंक माइनस बैंक को क्रेडिट करेंगे। अब अपने को यह भी बता रहा है साथ में कि जो असेट्स एंड लायबिलिटीज, द असेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग, जो असेट्स एंड लायबिलिटीज खरीदे थे उसका इंफॉर्मेशन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 16 में अपने को ये वाला इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था, तो अपने असेट का वैल्यू देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में अपने असेट का वैल्यू, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट अपने जो किए थे वो 180 ही कर दिए थे, क्योंकि क्वेश्चन में अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 में अपने को अलग से इंफॉर्मेशन दे दिया कि प्लांट एंड मशीनरी इतना, बिल्डिंग इतना, डेटर्स इतना, स्टॉक इतना, कैश इतना, क्रेडिटर्स इतना, तो अपने जो जो असेट है, असेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स जैसे कि लाइबिलिटी है तो उसको क्रेडिट करेंगे, अपने नेट असेट्स कैलकुलेट करेंगे, फिर अपने जो वेंडर है, वेंडर कौन है यहां पर, विकास लिमिटेड, राइट? बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड, तो विकास लिमिटेड को क्रेडिट करेंगे 2,50,000 से। जो बैलेंसिंग फिगर है वो अपने, अगर डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा तो गुडविल बोलेंगे, और अगर क्रेडिट में लिखना पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। लास्ट क्लास में अपने दो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 20 और 21, उसमें अपने डिटेल में ये वाला बात को डिस्कस किए, अभी फिर से डिस्कस कर रहे हैं, फटाफट से डिस्कस कर रहे हैं, सुनना। क्वेश्चन नंबर 17, पहले तो जो खरीदा है, बिजनेस खरीदा है, पहले उसका एंट्री होगा, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, कैश। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और क्या है, डेटर, स्टॉक, कैश, क्रेडिटर्स। अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, राइट? आप लोग को बोला हुआ यहां पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, हो सकता है गुडविल लिखना पड़ जाए, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, अमाउंट पुट करेंगे फटाफट से, 90 90 30 50 20, 90 90 30 50 20,
और क्रेडिटर्स इज ऑल्सो 20, राइट। और विकास लिमिटेड को जो देना है, जो वेंडर को देना है, उसको भी क्रेडिट में लिख देंगे। विकास लिमिटेड कितना देना है? 2,50,000 सर देना है। वेरी गुड। अब कंपेयर करके बताओ गुडविल आ रहा है कि कैपिटल रिजर्व आ रहा है, और कितना अमाउंट है? गुडविल आ रहा है कि कैपिटल रिजर्व आ रहा है, एंड अमाउंट कितना है? प्लीज फटाफट से। तो अपने को जो असेट्स मिल रहा है, असेट्स का टोटल वैल्यू कितना है? 90, 90, 180, 30, 2,10,000, 50,000, 2,60,000 और 20, 2,70,000, 2,70,000 का टोटल असेट है। क्रेडिटर्स है 20,000 का, तो इसमें से माइनस, एक मिनट, 90, 90, 80 और 30, 30, 50, 20 है ना? 30, 50, 20, हाँ। 90, 90, 180 और 30, 2,10,000, 50, 2,60,000 है, और 2,80,000 है, सॉरी। दिस इज 2,80,000 माइनस 20,000, तो 2,60,000 हो गया, राइट। नेट असेट्स, राइट, नेट असेट्स हो गया 2,60,000, कंपेयर विथ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 2,50,000। तो अपने को 10,000 का फायदा हो गया। असेट्स, नेट में असेट्स मिल रहा है 260 का, पेमेंट कर रहे हैं खाली 250, 10,000 कमती देना पड़ा। जो 10,000 कमती देना पड़ा, दैट इज कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, दैट इज कैपिटल नेचर का प्रॉफिट विल गो टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आएगा यहां पर टू कैपिटल रिजर्व 10,000। आप खुद देखिए, आपका टोटल ऑफ द डेबिट एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट तभी तो मैच होगा। टोटल ऑफ द डेबिट एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट कैसे मैच होगा? ये वाला टोटल जो है, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,80,000, यहां पे 20 आ गया और 250 आ गया, 270, मतलब 10,000 यहां कुछ लिखना पड़ेगा। अगर क्रेडिट में लिखना पड़ेगा मतलब कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व। अगर डेबिट में यहां लिखना पड़ता बैलेंसिंग फिगर, तो वो हो जाता गुडविल अकाउंट डेबिट, राइट। सौरदीप प्लीज कंफर्म करना अभी क्लियर है क्या? कैपिटल रिजर्व आएगा 10,000। वेरी गुड, आंसर इज करेक्ट। हंसा, साक्षी, बाकी लोग, थैंक यू सो मच। और जो लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं उन लोगों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए, राइट। एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। सौरदीप कंफर्म करना क्लियर है क्या? ये हुआ बिजनेस खरीदने का एंट्री। अब हम लोग को सेटल करना है किसको? विकास लिमिटेड को सेटल करना है। तो विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट, पेमेंट करना है 2,50,000, पेमेंट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 22,000 शेयर्स का 2,20,000, और बाकी बैंक से मतलब टू बैंक अकाउंट 30,000। क्लियर है, थैंक यू सो मच। चलिए, ये वाला एंट्री तो बहुत ही ज्यादा इजी था, आई थिंक इसको वापस से डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी एंट्री था। आप लोग जब एग्जाम में करेंगे तो आप लोग को फॉर्मेट बनाना है, यस बनाना है। क्या नरेशन लिखना है सर? बिल्कुल लिखना है। तो सर अपने क्लास में नरेशन और फॉर्मेट क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? बिकॉज ये क्लास है, यहाँ पे अपने को थोड़ा सा टाइम सेव करना है, बहुत सारा क्वेश्चन करना है, एंड नेक्स्ट चैप्टर में मूव करना है। आई होप ये बात आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि विदाउट फॉर्मेट एंड विदाउट नरेशन आप जर्नल एंट्रीज करोगे, राइट। बट घर में भी जब आप प्रैक्टिस करो तो हर एक क्वेश्चन में पूरा पूरा नरेशन और पूरा पूरा फॉर्मेट बनाने का जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं होता प्रैक्टिस, अपने को थोड़ा सा टाइम सेव करना है, राइट। सुबह से रात तक लेके खाली पढ़ाई थोड़ा लेके बैठे रहना है, राइट। तो स्मार्टली, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है उतना अच्छे से समझ के स्ट्रांग रहना है। एग्जाम जब देने जाएंगे तो फॉर्मेट अच्छे से दिमाग में लेना है, नरेशन लिखना नहीं भूलना है। उसका एग्जाम के पहले 2-3 क्वेश्चन का अच्छे से उस तरह से प्रैक्टिस भी कर लेना है, राइट। अपने प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लोग का टेस्ट लेंगे तो इसी तरह से प्रैक्टिस होगा कि आपको प्रॉपर नरेशन वगैरह लिख के एग्जाम देना पड़ेगा। बट अभी क्लास में अपने को टाइम सेव करना है। क्वेश्चन नंबर 18, जर्नलाइज दिस ट्रांजेक्शंस। क्या है क्वेश्चन? पेट्रोमैक्स लिमिटेड इशू 2,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू द प्रोमोटर्स फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। देखो यहां पे क्वेश्चन ना अपने को आगे प्रीमियम वगैरह का बात कुछ नहीं बोला, मतलब दिस इज इशू प्राइस, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू हो रहा है, ऑल राइट। टू द प्रोमोटर्स फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू इनकॉर्पोरेट। प्रोमोटर सर्विसेज को क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। The company and also issued 2,000 shares
ऑफ ₹10 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू द अंडर राइटर्स। अंडर राइटर को क्या चीज का पेमेंट करते हैं? अंडर राइटिंग कमीशन। बस एकदम सिंपल है ये वाला क्वेश्चन भी। अगेन अपने को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 18 में गए। पहले तो जो अपने प्रोमोटर को पेमेंट कर रहे हैं, जो प्रोमोटर को पेमेंट कर रहे हैं उसका एंट्री अपने पहले पास करेंगे। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सीधा कर सकते हैं, और नहीं तो टू प्रोमोटर लिख सकते हैं, प्रोमोटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल भी कर सकते हैं। राइट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट में आप डायरेक्ट कर सकते हो। सजेस्टेड आंसर्स में आप लोग का मोस्टली इसी तरह से सजेस्ट किया हुआ है, तो वी आर फॉलोइंग दिस इन क्लास। कितना नंबर ऑफ शेयर्स? 2500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 पार पे एट फेस वैल्यू ओनली। तो कितना हुआ? 25,000। ऑल राइट, नेक्स्ट अंडर राइटिंग कमीशन को पहले ड्यू करते हैं। पहले ड्यू कैसे करते हैं? अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट कितना? 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 दैट इज 20,000 टू अंडर राइटर्स अकाउंट। फिर अंडर राइटर को पेमेंट कर देंगे। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई चक्कर नहीं था, होता तो हम लोग को पता है सर कैसे करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 भी अपना कंप्लीट है। किसी को डाउट है तो पूछना, नहीं तो इन्फॉर्म करना। क्लियर है सर? क्वेश्चन नंबर 19 में अपने मूव कर रहे हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है? पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹2,50,000। जैसे ही सर बोला ना फॉर 2,50,000, वी नो इस लैंग्वेज से हम लोग को एकदम क्लियर है, दिस इज द परचेज कंसिडरेशन। मतलब फॉर 2,50,000 मतलब पेमेंट कितना करना है? टोटल 2,50,000। ओके, फ्रॉम मैसेज फर्नीचर मार्ट, मतलब ये वेंडर है अपना मैसेज फर्नीचर मार्ट। द पेमेंट टू मैसर फर्नीचर मार्ट वॉज पेड बाई इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। इशू प्राइस बता दीजिए थोड़ा। पेमेंट कैसे पे करना है? बाई इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। मतलब 10 प्लस 25% ऑफ 10 दैट इज 2.5 इज इक्वल टू 12.5 नंबर ऑफ शेयर आप लोग बता रहे हैं, फटाफट से बता रहे हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स एवरीवन, ओके। एक क्वेश्चन यहां पर ये आ रहा है कि सर यहाँ पे जो आप जर्नल एंट्री पास किए ना, अंडर राइटिंग कमीशन और ये वाला इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का एंट्री, अंडर राइटिंग कमीशन का एंट्री, सर क्या इसको पीएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे? कर सकते हैं। सजेस्टेड आंसर्स में ये वाले एंट्रीज में इस तरह का क्वेश्चन में, जब इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन का कैश का जब क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पे ट्रांसफर टू पीएल का एंट्री को मैंडेटरीली नहीं लिखा गया है। अगर आप लिखते हैं तो मार्क्स नहीं कटेगा, डू नॉट वरी। आप अगर यहां पे लिख देते हैं स्टेटमेंट of profit and loss account debit to incorporation cost to underwriting commission, no harm, no problem at all. Right? बट अगर आप ये वाला एंट्री नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ये आप लोग को और ज्यादा क्लियर तब हो जाएगा व्हेन आई विल टेल यू द यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। राइट, जब भी इस तरह का खर्चा होता है ना, अंडरराइटिंग कमीशन, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सबको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बट पहले एक बार चेक किया जाता है कि क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम है। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व रहता है ना, तो वी कैन ऑल्सो यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम इधर। राइट, उस चीज पर अपने आएंगे। राइट, थोड़ा सा वेट करो, वी विल डिस्कस दैट। ओके, ये वाला क्वेश्चन में मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स का आंसर मिल चुका है। सर नंबर ऑफ शेयर्स इज, सिर्फ एक आंसर क्यों आया है अभी तक, बाकी लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा है?
वेरी गुड हंसा। बाकी लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? नंबर ऑफ शेयर्स, वेरी गुड, ठीक है। तो पहले अपने इसी का जर्नल एंट्री पास करते हैं इन द बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड, राइट। बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड में पहला वाला ट्रांजैक्शन जो अपने को बताया है उसका जर्नल एंट्री। पहले तो सर फर्नीचर अकाउंट को करिए डेबिट, 2,50,000 का फर्नीचर है, और मेसर्स फर्नीचर मार्ट को करिए क्रेडिट। फिर मेसर फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट भी आएगा सर, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आएगा। हम लोग को पता है क्योंकि शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज 20,000 इंटू 10, दैट इज 2 लाख, and security premium reserve is 20,000 shares at the rate of 2.5, that is 50,000। excellent underwriting और promoter वाला entry साथ में। okay, now one more question is sir कि incorporation cost and underwriting commission का क्या ये दोनों एंट्री को एक साथ कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट अगेन आई वुड एडवाइज कि आप लोग इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और अंडरराइटिंग कमीशन को दोनों को अलग अलग दिखाओ, राइट। बिकॉज सजेस्टेड आंसर में क्या किया है कि जो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है ना उसको डायरेक्टली इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देता है, उसको डायरेक्टली इक्विटी शेयर कैपिटल दे देता है, और अंडरराइटिंग कमीशन के लिए ना पहले अंडरराइटर को ड्यू करता है और फिर पेमेंट करता है, राइट। इसीलिए इट इज बेटर कि आप ये दोनों को यहां पर ही अलग अलग दिखा दो, ओके। और अगर आप एक साथ करते हो फंडामेंटली इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, मार्क्स नहीं कटेगा, ओके। चलिए बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड वाला पॉइंट आई होप सबको क्लियर है, कंफर्म करना, अगर डाउट है तो पूछना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है? परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम अमन लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ ₹15 लाख, ओके। The payment of ₹12 lakh was made by issue of fully paid equity shares. The payment of 12 lakh was paid by issue of fully paid equity shares of ₹10 each. तो देखो फॉर अ सम जब बोला ना, फॉर अ सम ऑफ ₹15 लाख, मतलब टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना है? 15 लाख। दिस इज अवर टोटल परचेज कंसिडरेशन, ओके। बट इश्यू ऑफ शेयर से पेमेंट कितना होगा? 12 लाख। बाकी 3 लाख कैसे होगा बोल रहा है, एंड बैलेंस, बैलेंस मतलब कितना? बैलेंस इज ₹3 लाख। सर टोटल परचेज कंसिडरेशन 15 लाख है, उसमें से 12 लाख का पेमेंट बाय इश्यू ऑफ शेयर हो रहा है, तो बैलेंस बचा 3 लाख। 3 लाख का पेमेंट कैसे हो रहा है? बाय अ बैंक ड्राफ्ट, मतलब बैंक अकाउंट माइनस बैंक को क्रेडिट करेंगे, ओके। और फिर अपने को इंफॉर्मेशन दे दे रहा है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या क्या था, एकदम सिमिलर क्वेश्चन, प्लांट, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, सन्ड्री, क्रेडिटर्स, ठीक है। और शेयर्स जो इशू हो रहा है, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और प्रीमियम वगैरह का कहीं कोई बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब दिस इज द इशू प्राइस, दिस इज द इशू प्राइस। सर परचेज कंसिडरेशन पता है, इशू प्राइस पता है, इशू ऑफ शेयर से कितना पेमेंट करना है ये भी पता है, और बैंक ड्राफ्ट से कितना पेमेंट करना है ये भी पता है, तो क्वेश्चन में फिर बचा क्या? बहुत इजी हो गया। तो पहले तो असेट्स एंड लायबिलिटीज खरीदने का एंट्री पास कर दें। पार्ट 2, असेट्स में क्या क्या खरीदा है? देखो पूरा बिजनेस ही खरीद रहा है अमन लिमिटेड का, मतलब अमन लिमिटेड इज द वेंडर, अमन लिमिटेड को क्रेडिट करेंगे टोटल कितना से? 15 लाख से। देखो प्लांट, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग और क्रेडिटर्स, तो प्लांट असेट डेबिट, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा जगह छोड़ के क्रेडिटर्स अकाउंट, और वेंडर अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे, वेंडर इज यहां पर अमन लिमिटेड,
ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज कितना कितना दिया हुआ है, 350, 450, 6 लाख, 1 लाख। और अमन लिमिटेड का टोटल लायबिलिटी था 15 लाख। गुडविल आएगा कि कैपिटल रिजर्व आएगा, गुडविल आएगा कि कैपिटल रिजर्व आएगा, और अमाउंट कितना है, सबसे आंसर चाहिए। प्लीज ट्राई एंड गिव द करेक्ट आंसर इन वन शॉट। ये टोटल है 8 और 6, 14 लाख, और क्रेडिटर्स है 1 लाख का, मतलब लेस कर देंगे 1 लाख। तो नेट असेट्स आ रहा है, नेट असेट्स आ रहा है 13 लाख का। परचेज कंसिडरेशन इज 15, मतलब सर हम लोग को नेट में ना असेट्स मिल रहा है 13 लाख का, और हम लोग को पे करना है 15 लाख, मतलब हम लोग को 2 लाख एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। जब हम लोग ज्यादा देते हैं ना, तो वो हम लोग कोई दूसरा असेट के लिए देते हैं, कोई हिडन असेट के लिए देते हैं, उस असेट का नाम है गुडविल। और अगर आप टोटल ऑफ द डेबिट एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट को मैच कराओ, उससे भी हो जाएगा, राइट। आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। टोटल ऑफ डेबिट देखो, टोटल ऑफ क्रेडिट देखो। अगर बैलेंसिंग फिगर यहां लिखना पड़ रहा है, मतलब गुडविल, अगर बैलेंसिंग फिगर यहां लिखना पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड, अभी तक जितना आंसर आया है करेक्ट है। बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? इस क्वेश्चन में आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख। वेरी वेरी नाइस। सौरदीप कंफर्म करो, अभी क्लियर है क्या? राइट। नेट में असेट्स खरीदे 13 का, पेमेंट कर रहे हैं 15, 2 लाख एक्स्ट्रा कर रहे हैं। 2 लाख एक्स्ट्रा क्या चीज का कर रहे हैं सर? गुडविल का कर रहे हैं। और टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट को भी मैच कराने जाओ तो आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा। देखो क्रेडिट का टोटल आ रहा है 15 + 1 16 लाख। ध्यान से देखो, दिस 15 + 1 इज कमिंग 16 lakhs। और डेबिट का टोटल अगर आप करो, ये चारों का टोटल करो, तो ये आ रहा 14 लाख, राइट। इसका मतलब डेबिट साइड में सर, सॉरी, राइट, इसका ये तीनों का टोटल 350, 450 और 6 लाख का टोटल आ रहा है 14 लाख। तो इसका मतलब सर हम लोग को 2 लाख जो एक्स्ट्रा यहां पर डेबिट में लिखना पड़ेगा, अगर डेबिट में एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा तो दैट इज गुडविल। अब पेमेंट करना है अमन लिमिटेड को। अमन लिमिटेड को कैसे पेमेंट करें? अमन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल से हो रहा है, और जो शेयर्स इशू कर रहा है ना, वो प्रीमियम पे इशू नहीं कर रहा है, पार इशू कर रहा है। और फिर टू बैंक अकाउंट, अमाउंट बताइए फटाफट, कितना कितना है? 12 लाख फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स और ₹10। कोई प्रीमियम नहीं है तो इक्विटी टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आएगा, पूरा का पूरा 12 लाख जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, और 3 लाख जाएगा सर बैंक में, राइट। तो टोटल 15 लाख का पेमेंट करेंगे सर, उसमें से 12 लाख इज बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड 3 लाख बैलेंस इज बाई बैंक, बैंक ड्राफ्ट से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 अपने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट है, राइट। अब अपने मूव कर रहे हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, वापस से फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं। फोकस करना, इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इसीलिए रिपीट भी कर रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड इज ग्रेटर देन इशूड, राइट। तो हम लोग इशू किए हैं 1 लाख शेयर्स, बट एप्लीकेशन मिला है 1,20,000 शेयर्स का। तो अब ऐसे केस में कंपनी के पास ऑप्शन क्या क्या रहता है? क्या तो, राइट, ध्यान से समझो, ऐसा केस में कंपनी के पास है कुछ एक्सेस एप्लीकेशन। इस एक्सेस एप्लीकेशन का कंपनी क्या करे? कंपनी के पास एक ऑप्शन है, क्या तो रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर दो मतलब एक्सेस वालों को पैसा रिफंड कर दो और वो लोग का कहानी, वो लोग का चैप्टर यहीं पे खत्म करो, राइट। दूसरा ऑप्शन ये है कि सर प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो,
मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दीजिए सर, इस तरह से अलॉटमेंट कर दीजिए कि अपने को किसी को भी रिफंड ना करना पड़े, किसी को भी रिजेक्ट ना करना पड़े, राइट। हम लोग सबको खुश कर देंगे, बट सबको जितना जितना शेयर मांगे हैं वो लोग को पूरा पूरा उतना अलॉट नहीं कर सकेंगे, थोड़ा कम कम अलॉट कर देंगे, राइट। ये वाला आइडिया आप लोग के दिमाग में अच्छे से चल जाना चाहिए। एक आइडिया उसके पहले और अच्छे से ये क्लियर हो जाना चाहिए, ओवर सब्सक्रिप्शन है तो क्या हुआ, मैक्सिमम शेयर्स, मैक्सिमम अलॉटमेंट कैनॉट बी ग्रेटर देन इशू। मतलब जितना शेयर इशू किए हैं ना उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते हैं। अगर 1 लाख शेयर इशू किए थे, भले ही एप्लीकेशन आपको 1,20,000 का मिल गया, आप मैक्सिमम शेयर जो अलॉट करेंगे वो 1 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, कंपनीज एक्ट ऐसा अलाउ नहीं करता है। ओके, इसका मतलब सर अगर हम लोग को एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिला हुआ है तो हम लोग को क्या तो रिजेक्ट करना पड़ेगा, कुछ शेयर्स को बोल देना पड़ेगा 20,000 को, भाई 20,000 तुम लोग अपना पैसा पकड़ो, एप्लीकेशन का पैसा तुम लोग दिया था ना, तुम लोग अपना पैसा वापस लो और घर जाओ, तुम लोग को कुछ भी अलॉट नहीं करेंगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ना, थैंक यू सो मच शेयर होल्डर्स, आप लोग इतना भरोसा दिखाएं और इतना ज्यादा एप्लीकेशन किए, बट सुनिए ना हम लोग इतना ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते हैं, आप लोग को ना हम लोग सबको अलॉट करेंगे, बट हम लोग थोड़ा थोड़ा कम कम करेंगे, राइट। अगर कोई 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो 5 शेयर्स अलॉट करेंगे, राइट। यहां पे वापस से सुनना, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,20,000 for issued shares 1 lakh, allot 1 lakh shares to applicants of 1,20,000, that is ratio of 1 lakh by 1,20,000, that is 5/6, that is allot 5 shares for every 6 shares applied। ये इंटरप्रिटेशन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में अलग अलग से घुमा घुमा के लैंग्वेज यूज करेगा। अगर आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप लोग क्वेश्चन का लैंग्वेज को इजीली इंटरप्रेट कर पाओगे, राइट। अगर कोई 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और उसको टोटल अलॉट करना है अपने को सिर्फ 1 लाख, तो इसका मतलब एप्लीकेंट्स ऑफ 1,20,000 विल बी अलॉटेड, एप्लीकेंट्स ऑफ 1,20,000 शेयर्स विल बी अलॉटेड 1 लाख शेयर्स, राइट। यहां पर कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन स्मॉलर number is always allotment, bigger number is always application, राइट। थोड़ा सा सोच के देखो, जब जब प्रो राटा अलॉटमेंट होगा, जब जब प्रो राटा अलॉटमेंट होगा, हर बार जो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड होगा वो ज्यादा होगा और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड जो होगा वो कम होगा। सर ऑब्वियस बात है ना, राइट। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब ही ये है कि पूरा शेयर्स अलॉट नहीं कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेटली थोड़ा सा कम करके अलॉट कर रहे हैं, राइट, क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा मिल गया, तो इसका मतलब एप्लीकेशन इज ऑलवेज बिगर एंड अलॉटमेंट इज ऑलवेज लोअर। अब इससे एक और कंक्लूजन होता है, देयरफॉर देयर इज एक्सेस application
मनी, राइट, क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा शेयर का मिला था और अलॉटमेंट कमती शेयर कर रहे हैं, तो जो एप्लीकेशन पैसा मिला हुआ है, एप्लीकेशन मनी जो मिला हुआ है वो थोड़ा सा ज्यादा पड़ा हुआ है, एक्सेस पड़ा हुआ है। अब इस एक्सेस मनी का क्या करें, कहानी ये भी है, एक्सेस मनी का क्या करें, राइट। यहां पे अपने को दो चीज पढ़ना है। पहला चीज, एग्जाम्पल, इफ application received is equal to 6 lakh, shares issued was 4,50,000। मेरे को प्रो राटा अलॉटमेंट आप लोग बता रहे हो, प्रो राटा अलॉटमेंट आप लोग बता रहे हो, फटाफट से बताना। देयरफॉर एवरीवन प्लीज फटाफट, प्रो राटा अलॉटमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बताना कितना हुआ है। राइट, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड वाज 4,50,000, देयरफॉर नंबर ऑफ, रेशियो, रेशियो आप लोग बता रहे हो, नंबर ऑफ शेयर्स allotted is equal to 4,50,000 pro rata, therefore ratio is equal to 4,50,000 for 6 lakh shares applied is equal to 3/4। ये 3/4 क्या सबको समझ में आ रहा है? इंटरप्रिटेशन, for every 4 shares applied 3 share was allotted, or for every 3 shares allotted 4 shares were applied। इंटरप्रिटेशंस कंफर्म करना, समझ में आ रहा है क्या? नोट, यस वेरी गुड, एकदम करेक्ट है, 3:4। फॉर एवरी 4 शेयर अप्लाइड 3 शेयर वॉज अलॉटेड, या फिर अलग तरीके से क्वेश्चन में अलग अलग लैंग्वेज यूज होगा। फॉर एवरी 3 शेयर्स अलॉटेड 4 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर, राइट। नोट, इन both the above sentence, bigger number is equal to applied, smaller number is equal to allotted, right। We may need to calculate allotted from applied। फॉर्मूला क्या है, राइट, हम लोग को जरूरत पड़ सकता है कि हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कैलकुलेट करें फ्रॉम नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स allotted is equal to applied into स्मॉलर नंबर बाई बिगर नंबर, यही राइट। स्मॉल, ये एकदम सिंपल सा यूनिटरी मेथड है, स्मॉलर नंबर बाई बिग नंबर, राइट, वाइसी वर्सा। नंबर ऑफ शेयर्स एप्लाइड इज इक्वल टू, जितना नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड दिया हुआ रहेगा इनटू बिग नंबर बाई स्मॉल नंबर,
राइट। ये फॉर्मूलाज सब कोई प्लीज कंफर्म करो कि आप लोगों को कंसेप्चुअली भी सर एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड दे दिया, अब आपको अप्लाइड में पहुंचना है, तो अलॉटेड से, अलॉटेड मतलब छोटा वाला नंबर दिया है, छोटा से बड़ा नंबर में जाना है, तो छोटा से अगर बड़ा नंबर में जाना है, राइट, सेकंड वाला फॉर्मूला, तो इसका मतलब छोटा वाला नंबर अलॉटेड का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, और रेशियो का जो बड़ा वाला नंबर है वो ऊपर लिख दो, स्मॉलर नंबर को नीचे लिख दो। अपने ऑब्वियसली इसके ऊपर एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारा, बट अभी आप लोगों को कंसेप्चुअली एक क्लू मिल जाना चाहिए कि हाँ सर आप कैसे क्या बात कर रहे हैं एग्जैक्टली, हम लोग एग्जांपल के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, खाली जस्ट एक फील आ जाना चाहिए, ना काम इजी हो जाएगा। जैसे देखो यहां पर अपने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड जो कैलकुलेट किए, कैसे किए, राइट, नंबर ऑफ शेयर खैर अलॉटेड यहां दिया हुआ था, मान लो 6 लाख दिया हुआ रहता, अपने को 6 लाख से नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड में पहुंचना है, कैसे पहुंचे, 6 लाख इंटू अलॉटेड में जाना है, मतलब छोटा वाला नंबर को पहले लिखो सर, 3/4 इज इक्वल टू 4.5 लाख, राइट। अगर अपने को छोटा वाला नंबर से बड़ा वाला नंबर में जाना है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मान लो 4,50,000 दिया हुआ है, अब इससे हम लोग को अप्लाइड में पहुंचना है, तो कैसे पहुंचे सर, 4.5 लाख इंटू, अब हम लोग को छोटा वाला नंबर से बड़ा नंबर में पहुंचना है, मतलब 4 को पहले लिखिए ऊपर और 3 को नीचे लिखिए, तो सर ये 6 लाख आ गया ना। प्लीज कंफर्म करना सब कोई कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग ग्रैब कर पाए हो क्या इजीली और एकदम अच्छे से। यस सर, इट्स क्लियर, यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच। बाकी लोग जो लोग कंफर्म नहीं कर रहे हैं, क्या कोई इश्यू है, क्या कोई प्रॉब्लम है, राइट। अब नेक्स्ट बात सुनना, एक तो पहला बात तो क्या हुआ था सर, हम लोग के पास ऑप्शन था जब सब्सक्रिप्शन मिला था ना, तो रिजेक्ट करके क्या तो रिफंड कर दीजिए, या फिर प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर दीजिए, जिसको प्रो राटा बोलते हैं। अगर प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे तो इसका मतलब सर नंबर ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन का पैसा जो मिला हुआ है ना वो थोड़ा सा ज्यादा मिला हुआ है, जितना नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए थे उसके बदले जितना एप्लीकेशन का पैसा मिलना चाहिए था उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है उन्हीं शेयर होल्डर लोग का, वही शेयर होल्डर लोग का थोड़ा सा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा पड़ा हुआ है। उस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी का क्या करें, उस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी का अब कंपनी क्या क्या कर सकता है सुनना, क्या तो रिफंड कर सकता है, राइट। एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, शेयर होल्डर को बोलेगा सुनो शेयर होल्डर, तुम तो अप्लाई किया था 6 शेयर के लिए, बट हम लोग तुमको अलॉट कर पा रहे हैं सिर्फ 5 शेयर, जो तुम एक शेयर के बदले एक्स्ट्रा पैसा दिया है ना वो तुम वापस ले लो। एक तो ये ऑप्शन हुआ, वापस से बोल रहे हैं सुनना, अगर प्रो राटा अलॉटमेंट करेगा इसका मतलब क्या सिचुएशन हुआ, सिचुएशन ये हुआ कि एक शेयर होल्डर फॉर एग्जांपल अप्लाई किया 6 शेयर्स के लिए, बट उसको अलॉट हुआ बेचारे को सिर्फ 5 शेयर, राइट। वो जब एप्लीकेशन का पैसा दिया था तो वो 6 शेयर्स के हिसाब से दिया था, अब कंपनी उसको क्या बोलेगा, सुनो शेयर होल्डर तुम तो अप्लाई किया था 6 शेयर्स के लिए, बट हम लोग तुमको अलॉट कर पा रहे हैं सिर्फ 5 शेयर्स, तो तुम 1 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा देके रखा है एप्लीकेशन मनी, वो तुम वापस ले लो। एक तो ये ऑप्शन है रिफंड। हाँ आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, एक बार समराइज करेंगे, डू नॉट वरी, अभी जो बोल रहे हैं ना उसको अच्छे से सुनो, पहले उसको अच्छे से सुनो, राइट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो मिला उसको रिफंड कर दिया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, कंपनी क्या बोल सकता है, लैंग्वेज सुनना पहले, नहीं तो कंपनी ये भी बोल सकता है सुनो, तुम्हारा जो एक शेयर के बदले एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ है ना वो हम रख ले रहे हैं, ठीक है, उस एक्स्ट्रा पैसा को ना हम लोग यूज कर लेंगे, अलॉटमेंट का पैसा तुमसे मांगेंगे ना, सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा तुमसे मांगेंगे, वो सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे ना तुम वो वाला पैसा जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है उसको काट के पे कर देना, राइट। मतलब किसी एक शेयर होल्डर का अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा हुआ है तो कंपनी
ऐसा बोल सकता है शेयर होल्डर को, सुनो शेयर होल्डर, तुम तो अप्लाई किया 6 शेयर के लिए, बट हम लोग तुमको अलॉट कर पा रहे हैं सिर्फ 5 शेयर्स, मतलब तुम एक शेयर का 1 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा देके रखा है, वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम लोग तुमको रिफंड नहीं करके हम लोग अपने पास रख ले रहे हैं। ये वाला जो तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा है ना, ये हम लोग अलॉटमेंट के टाइम पर, सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर जब तुमको पैसा वापस देना पड़ेगा, 5 शेयर होल्डर जो 5 शेयर जो तुमको अलॉट किए उसके लिए तुम अलॉटमेंट मनी देगा ना, तो उस समय अलॉटमेंट मनी में तुम ये वाला पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास पड़ा हुआ, ये काट के दे देना। तब सेकंड ऑप्शन कंपनी के पास क्या है, यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट। राइट, अब ध्यान से सुनना, कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि कंपनी को जो एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा मिला है, वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो इतना ज्यादा एक्सेस है कि वो पूरा अलॉटमेंट में यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। मतलब अलॉटमेंट में तो यूज हो गया और उसके बाद और पैसा बच गया, तो जो और बच गया वो कंपनी चाहे तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इसके लिए भी यूज कर सकता है, या फिर चाहे तो शेयर होल्डर को ऐसा बोल सकता है, सुनो शेयर होल्डर, तुम्हारा जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है ना, तुम्हारा जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है, जितना हम लोग अलॉटमेंट में यूज कर पाएंगे उतना तो पूरा रख लेंगे, और अगर उससे भी ज्यादा मिला हुआ है तो हम लोग क्या तो कॉल्स के लिए यूज कर लेंगे, या नहीं, तो कंपनी ऐसा भी बोल सकता है कि नहीं, जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा मिला हुआ वो तुमको रिफंड कर देंगे। राइट, आई होप समझ पा रहे हो आप लोग। वापिस से बोल रहे हैं, सुनना। मान लो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला हुआ है 10,000, राइट, एक शेयर होल्डर से एक्स्ट्रा पैसा जो मिल गया ना एप्लीकेशन में, वो मिल गया 10,000 रुपया, राइट। अलॉटमेंट के टाइम पर उस शेयर होल्डर से चाहिए कितना, 8,000, 8,000 एक्स्ट्रा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, 10,000। अलॉटमेंट के टाइम पर उस शेयर होल्डर से कितना चाहिए, 8,000 खाली, तो 2,000 और ज्यादा मिला हुआ है। उस 2,000 को कंपनी चाहे तो बोलेगा कि अच्छा ये 2,000 जो है ना और एक्स्ट्रा, ये तुम वापस ले लो, या फिर बोलेगा कि नहीं ये 2,000 भी तुम रहने दो मेरे पास, इसको हम लोग फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का इंस्टॉलमेंट में यूज कर लेंगे। राइट, यहां पर इसीलिए थर्ड ऑप्शन आया, यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट एंड रिफंड एनीथिंग अबव दैट। थर्ड ऑप्शन, यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट and for calls anything above that। राइट, अलॉटमेंट के लिए तो यूज कर ही लो और कॉल्स के लिए भी यूज कर लो। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला हुआ है, वो इतना ज्यादा मिला हुआ है कि कॉल्स के लिए भी पूरा यूज हो गया और उसके बाद भी बच जा रहा है। क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा ऐसा शेयर्स, ऐसा ऐसा केस होता है जहां पे पब्लिक अप्लाई करता है 1,000 शेयर के लिए और अलॉट होता है खाली 100 शेयर। राइट, तो सोचो एप्लीकेशन मनी कितना ज्यादा दे दिया। अगर एप्लीकेशन मनी इतना ज्यादा दे दिया और कंपनी बोलेगा कि हम तुम्हारा अलॉटमेंट के टाइम पर, कॉल के टाइम पर भी जो पैसा ड्यू होने वाला वो यूटिलाइज कर लेगा, उसके बाद भी तो कंपनी के पास और एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी इतना एक्सेस है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इतना एक्सेस है कि अलॉटमेंट में भी पैसा जरूरत नहीं पड़ा मांगने का वापस से, कॉल के टाइम पर भी वापस जरूरत नहीं पड़ा, और उसके बाद भी और एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वो तो रिफंड करना ही पड़ेगा। राइट, क्योंकि वो तो कंपनी यूटिलाइज भी नहीं कर पाएगा। राइट, if anything above that is remaining, it will be refunded। राइट, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, मान लो क्वेश्चन में आपको बोल देगा, अगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको रिफंड करना है, उसको अलॉटमेंट में यूज करना है और कॉल में यूज नहीं करना है, या फिर क्वेश्चन बोल देगा कि उसको अलॉटमेंट में यूज करो और अगर उससे ज्यादा भी है तो कॉल्स में भी यूज कर लो, क्वेश्चन आपको बोल देगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बोल देगा। अगर क्वेश्चन ना बोले तो
assume this if nothing mentioned, राइट। आपको अगर अज्यूम करना पड़ेगा तो अज्यूम क्या करना, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है उसको यूटिलाइज कर लो फॉर अलॉटमेंट, और कॉल के लिए जो अगर उससे भी ज्यादा अगर कुछ बच गया तो वो रिफंड कर दो। मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी को यूटिलाइज टिल अलॉटमेंट, अगर उससे ज्यादा कुछ है तो वो रिफंड, राइट। ओके, एक बार ये वाला डिस्कशन को समराइज कर रहे हैं। अगर आप लोग का अभी तक जो डिस्कशन किए हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का, उसमें आप लोग का कोई भी डाउट है तो प्लीज फटाफट से पूछो, फिर से समराइज करने सुनना। सर, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ना नंबर ऑफ शेयर्स जो एप्लीकेशन मिलता है वो इशूड से ज्यादा होता है। उस वजह से, क्योंकि कंपनी इशूड से ज्यादा अलॉट तो कर नहीं सकता है, तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि सर क्या तो रिजेक्ट कर दो जो एक्स्ट्रा मिला हुआ एप्लीकेशन, या फिर प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर दो, उसको प्रोराटा बोलते हैं। और एक थर्ड ऑप्शन और होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजेक्शन एंड प्रोराटा अलॉटमेंट। आपको मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो कॉम्बिनेशन वाला पूछा जाएगा, जिसमें कुछ रिजेक्ट भी कर देगा और कुछ को प्रोराटा अलॉट भी कर देगा, राइट। और प्रोराटा अलॉटमेंट भी कैटेगरी में करेगा। एक कैटेगरी ऐसा होगा जिसको प्रोराटा अलॉटमेंट करेगा 4:5, एक कैटेगरी ऐसा होगा जिसको प्रोराटा अलॉटमेंट करेगा 2:3, राइट। क्वेश्चन इस तरह से, और कैसे कॉम्प्लिकेट करे, इतना ज्यादा इजी चैप्टर है, इतना सिंपल एंट्रीज है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना पड़ेगा ना, कैसे करे कॉम्प्लिकेट। तो इसीलिए ये लोग ये सब हथकंडा अपनाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली होगा, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एकदम टेंशन लेने का आप लोग को जरूरत नहीं है, राइट। तो अगर रिजेक्ट करेगा तो सेकंड वाला जर्नल एंट्री बताना क्या होगा, सेकंड वाला जर्नल एंट्री क्या होगा अगर रिजेक्ट करेगा। अगर रिजेक्ट करेगा तो सेकंड वाला जर्नल एंट्री होगा, फर्स्ट एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये वाला एंट्री में सर अभी तक हम लोग एकदम कंफर्टेबल है। फर्स्ट एंट्री तो जब एप्लीकेशन का पैसा मिलता है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम लोग करते ही हैं। फिर सेकंड एंट्री हम लोग शेयर एप्लीकेशन को डिवाइड करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर कोई एप्लीकेशन के टाइम पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो, राइट, आप लोग को मालूम है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ब्रोकन रहता है, उस इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ है एप्लीकेशन के टाइम पर तो वो यहां पर आ जाएगा। और उससे अगर एक्स्ट्रा कुछ भी मिला हुआ है वो अपने रिजेक्ट कर देंगे तो रिफंड कर देंगे, ऑब्वियसली रिजेक्ट कर देंगे तो रिफंड कर देंगे, कोई डिबेट ही नहीं है सर। ओके, एंड ये वाला जो केस है ना प्रो राटा अलॉटमेंट, उस टाइम पे जर्नल एंट्री क्या होगा यहां पर बता रहे हैं आप लोग को। देखो, अगर एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है, राइट, प्रो राटा अलॉटमेंट किए मतलब उन्हीं शेयर होल्डर लोग का थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है, अगर रिफंड कर देंगे तो वापिस से कोई डिबेट नहीं है, तब तो जर्नल एंट्री सर वापिस से एकदम क्लियर है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल में जो जाना है वो आप शेयर कैपिटल में भेज दीजिए। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर एप्लीकेशन के टाइम पर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उसमें भेज दीजिए। और अगर इससे एक्स्ट्रा कुछ मिला हुआ है तो सर आप ही तो बोल रहे हैं जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ वो रिफंड कर दो, तो रिफंड कर दो, टू बैंक अकाउंट कर दो, कोई डिफरेंस ही नहीं है, राइट। बस डिफरेंस इतना है कि प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड वाला बात आप लोग को पता होना चाहिए। लेकिन अगर बोलेगा नहीं अलॉटमेंट तक का पैसा को यूज कर लो, अलॉटमेंट तक का पैसा को यूज कर लो और उससे ज्यादा अगर कुछ है तो रिफंड कर दो, उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगा, उस केस में जर्नल एंट्री होगा सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑन एप्लीकेशन वाला जो अमाउंट है वो ऑब्वियसली जाएगा, जो अलॉटमेंट में यूज हो पाएगा वो डायरेक्टली सीधा टू शेयर अलॉटमेंट में भेज देंगे। और अगर उससे ज्यादा भी कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, उसको अपने रिफंड कर देंगे, तो टू बैंक अकाउंट कर देंगे, राइट। और थर्ड केस मतलब अलॉटमेंट का जितना एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है उसको अलॉटमेंट में भी यूज कर लो,
अगर उससे एक्स्ट्रा कुछ मिला हुआ है तो कॉल्स के लिए भी यूज कर लो, अगर उससे भी कुछ एक्स्ट्रा मिला हुआ है तो वो रिफंड करना ही पड़ेगा, उसमें तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। तो इसका एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑन एप्लीकेशन। अगर कुछ है तो वो, अगर अलॉटमेंट का पैसा जो अपने को एक्स्ट्रा अपने यूटिलाइज करने वाले हैं, जो एक्सेस मनी अलॉटमेंट में यूज होने वाला है टू शेयर अलॉटमेंट, और जो एक्सेस मनी कॉल्स के लिए यूज होने वाला है उसको बोलेंगे टू कॉल्स इन एडवांस। यहां पे आप लोग को नोट करना है एक इंपॉर्टेंट बात, सर एप्लीकेशन के टाइम पर अगर कोई एक्सेस पैसा मिला हुआ अपने यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर अलॉटमेंट, वो तो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट में। अगर एक्सेस मनी अपने यूटिलाइज करने वाले हैं कॉल्स के लिए, उसको भेजना पड़ेगा टू कॉल्स इन एडवांस, नॉट टू फर्स्ट कॉल टू सेकेंड कॉल, नहीं, टू कॉल्स इन एडवांस, राइट। सेकेंड केस का जर्नल एक बार रिपीट कर दीजिए, ये वाला केस का जर्नल एंट्री रिपीट कर रहे हैं, राइट। और अगर इससे भी कुछ एक्स्ट्रा मिला हुआ है तो टू बैंक अकाउंट, वापिस से बोल रहे हैं सुनना, राइट। हम लोग को जो एक्सेस मनी मिला हुआ है वो एक्सेस मनी हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं फॉर अलॉटमेंट, तो शेयर एप्लीकेशन का जो टोटल अमाउंट मिला वो डेबिट, जो एप्लीकेशन के टाइम का अमाउंट कैपिटल में जाना चाहिए था वो कैपिटल में गया, अगर एप्लीकेशन के टाइम पर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में गया, जो एक्सेस मनी हम लोग अलॉटमेंट में यूज करने वाले हैं वो टू शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा, अगर उससे भी एक्स्ट्रा कुछ है तो वो हम लोग रिफंड कर देंगे टू बैंक अकाउंट, राइट। क्योंकि कॉल्स के लिए यूज नहीं करना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सेस मनी इज टू बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर अलॉटमेंट, अगर उससे ज्यादा कुछ है तो वो रिफंड। एक और केस है सर अलॉटमेंट का भी यूज कर लो, अगर उससे ज्यादा कुछ मिला हुआ तो कॉल्स के लिए भी यूज कर लो, राइट। तो इसका मतलब शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा मिला हुआ है टोटल डेबिट, जो एप्लीकेशन के टाइम का अमाउंट कैपिटल में जाना चाहिए कैपिटल में, अगर एप्लीकेशन के टाइम पे कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, और अगर जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है फॉर अलॉटमेंट वो चला जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट में, अगर उससे भी ज्यादा कॉल्स के लिए यूटिलाइज हो रहा है तो टू कॉल्स इन एडवांस, और अगर ऑब्वियसली अगर उससे भी ज्यादा है तो वो तो रिफंड ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो पैसा तो उस शेयर होल्डर से बेचारे से चाहिए ही नहीं, वो पैसा तो आप यूटिलाइज भी नहीं कर सकोगे, तो वो तो रिफंड करना ही करना है, राइट। क्वेश्चन ना भी बोले तो भी मान लो पक्का ही रिफंड करना है, राइट। ओके, तो सर ये जर्नल एंट्री वाला बात समझ में आ गया। अब एक बार ये वाला बात वापस से रिपीट कर दीजिए ना, कि प्रो राटा जब अलॉटमेंट होता है तो इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज 120, तो इश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स अगर 1 लाख है तो इसका मतलब अलॉट 1 लाख शेयर्स टू द एप्लीकेशन एप्लीकेंट ऑफ 1,20,000। अगर हम लोग इसका रेशियो कैलकुलेट करें तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉट करना है वो 1 लाख है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का जो एप्लीकेशन मिला है वो 120 है, तो अपने इसको बोल सकते हैं कि रेशियो विल बी 5 शेयर्स विल बी अलॉटेड, रेशियो विल बी ratio will be 5 shares will be allotted for every 6 shares applied, right। रेशियो कैलकुलेट होगा कि सर 5 shares will be allotted for every 6 shares applied, right, that is allot 5 shares for every 6 shares applied। कंक्लूजन सर बड़ा छोटा वाला नंबर हमेशा अलॉटमेंट का होगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, राइट, वही होता है प्रो राटा में, एंड बिगर नंबर विल ऑलवेज बी नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, देयरफॉर देयर इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी, और ऐसा होने के वजह से ही क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा का मिला हुआ है तो देयर इज सम एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जो हम लोग के पास पड़ा रह जाएगा, जो क्या तो आप रिफंड करिए, राइट, क्या तो आप रिफंड करिए या फिर यूटिलाइज करिए। ओके, यहां पर ही अपने कंक्लूजन ये लिए थे कि सर मान लो एग्जांपल एक लिए थे कि अगर एप्लीकेशन मिल रहा है 6 लाख का और इशू किए थे खाली 4,50,000 और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज 4,50,000 प्रो राटा, तो इसका मतलब सर रेशियो इज हर 3 शेयर अलॉट किए फॉर एवरी 4 शेयर अप्लाइड, वी हैव अलॉटेड 3 शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर अप्लाइड। ये रेशियो सर कैसे निकला देख लो, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड छोटा वाला नंबर
और बड़ा वाला नंबर अप्लाइड, राइट। मान लो एग्जांपल, अगर आपको रेशियो दिया हुआ है से फॉर एग्जांपल 4:3, तो बड़ा वाला नंबर जो 4 है ना, दैट इज अप्लाइड, 3 इज अलॉटेड ऑलवेज। यही बात यहां पे कंक्लूड की है इंटरप्रिटेशन, फॉर एवरी 4 शेयर अप्लाइड 3 शेयर अलॉटेड। तो अगर रेशियो 4/3 भी दिया हुआ है तो आपको पता है 4 इज बड़ा वाला नंबर अप्लाइड, 3 इज छोटा वाला नंबर अलॉटेड। यहां पे कंफ्यूजन का कोई काम ही नहीं है। फॉर एवरी 3 शेयर्स अलॉटेड 4 शेयर्स वर अप्लाइड, राइट। इस दोनों सेंटेंस को एकदम डिस्टिंक्टिवली सेपरेटली रीड करिए और मेरे को प्लीज कंफर्म करिए कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर है। प्लीज एवरीवन, रिक्वेस्ट है सबसे कंफर्म करना कि हाँ सर ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, राइट। इन बोथ द अबव सेंटेंस bigger number is always applied, smaller number is always allotted. We may need to calculate allotted from applied or vice versa, और vice versa। अगर हम लोग को नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कैलकुलेट करना है, मतलब छोटा वाला नंबर कैलकुलेट करना है, इसका मतलब सर न्यूमरेटर में ना छोटा वाला नंबर ही देंगे। अगर हम लोग को नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड लिखना है, अप्लाइड कैलकुलेट करना है, तो मतलब बड़ा वाला नंबर कैलकुलेट करना है, मतलब न्यूमरेटर में सर हम लोग हमेशा बड़ा वाला नंबर ही लेंगे। मैथमेटिकली आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो अगर आपका यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगर नहीं भी क्लियर है तो डू नॉट वरी, जब अपने क्वेश्चन करेंगे, सम करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, उस समय थोड़ा सा ध्यान देना, आप लोग पक्का पक्का क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए तो अपने एक अच्छा सा क्वेश्चन, सबको प्लीज कंफर्म करना क्लियर है क्या। तो अपने एक अच्छा सा क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। Company invited application for 50,000 equity shares of rupees 10 each on the following terms। सबसे पहले जब इतना बड़ा क्वेश्चन रहता है ना, तो अपने को देख लेना चाहिए क्वेश्चन पूछा क्या है। गिव जर्नल एंट्रीज टिल द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट ओनली, राइट। इस क्वेश्चन में एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज जो बोला है वो टिल अलॉटमेंट ओनली बोला है। अपने फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पस पूरा एक बार एंट्री करके देखेंगे। एग्जाम में अगर ऐसा बोलेगा तो ऑब्वियसली अपने को सिर्फ अलॉटमेंट तक का ही करना है। गिव जर्नल एंट्रीज टिल द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट assuming that the entire sum due on allotment was received in full। मान लो कि अलॉटमेंट तक का पूरा पैसा मिल गया, राइट। मतलब कोई कॉल्स इन अरियर वगैरह का चक्कर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर, इनवाइटेड एप्लीकेशन का मतलब इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 10 का ब्रेकअप दिया हुआ है, तीन इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट, 3 to 5 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 issued at 10, that means issued at par only, not issued at premium, all right। और इसका इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन कितना का मिला, सब्सक्राइब्ड, राइट, एप्लीकेशंस, राइट। मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है, देयरफॉर ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन होते ही आपको यह दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिला हुआ है क्या तो उसको रिजेक्ट करेगा या प्रोराटा करेगा। अगर प्रोराटा करेगा तो भी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा रहेगा, उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी का क्या करेगा, उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या तो रिफंड कर देगा या फिर उसको यूटिलाइज करेगा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, राइट। ये आपका पहले से प्री कंसीव आपको करना पड़ेगा कि इस तरह का बात होने वाला है। अब फिर उस माइंडसेट के साथ रीड करो सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड कि अब क्या बात होने वाला है, यू आर अलाइंड विद द क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन अपने को बोल रहा है टू रिफ्यूज अलॉटमेंट इट वाज डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया, कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा ना भाई, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का आप क्या करें, डिसीजन लेना पड़ेगा कंपनी को। क्या डिसाइड किया, रिफ्यूज कर दो 10,000 शेयर को। अलॉट 50% टू मिस्टर एक्स हु हैड अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स। अलॉट फुल सारा का सारा टू मिस्टर वाई हु हैड अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स।
अलॉट बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर, बाकी जितना बच चुका वो लोग को प्रो राटा बेसिस में पूरा का पूरा एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट कर दो, राइट। अब देखो क्वेश्चन उसके बाद बोल रहा है टू एक्से, अब ये तो बात किया कि अलॉटमेंट का क्या करना है, रिजेक्ट करना है। ये है कि स्टेज 1, पहला स्टेज तो ये है कि क्या एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा या प्रोराटा करेगा या कॉम्बिनेशन ऑफ रिजेक्शन एंड प्रोराटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजेक्शन एंड प्रोराटा, दिस इज कॉम्बिनेशन, राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ क्या तो कुछ रिजेक्ट भी कर रहा है और कुछ प्रोराटा भी अलॉट कर रहा है, पहला बात। दूसरा बात एक्सेस, अब अगर प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहा है मतलब कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, क्वेश्चन बोल रहा है टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड द फाइनल कॉल। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है ना उसको अलॉटमेंट में भी यूज कर लो, उसको फाइनल कॉल के लिए भी यूज कर लो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए भी। और ये बात ऑब्वियस है कि अगर उससे भी ज्यादा कुछ पड़ा रह जाएगा तो वो तो रिफंड करना ही करना है, राइट। यहां तक का बात सर हम लोग को क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में अगर इतना सारा इंफॉर्मेशन यूज करता है ना तो आपके लिए हमेशा बेस्ट होता है कि एक वर्किंग फटाफट से बनाओ। आप लोग अगर अपने बुक के सॉल्यूशंस को देखोगे, DK गोयल या फिर TS ग्रेवाल, उसमें जो बुक का सॉल्यूशन है उसमें एक बड़ा सारा टेबल बनाया हुआ रहेगा। उतना बड़ा टेबल आप लोग को समझने का जरूरत नहीं है, अपने बहुत ईजी तरीके से एक माइंड मैप बनाओ और एकदम इजीली, जैसे ये वाला माइंड मैप बनाते हैं ना 10 रुपए का ब्रेकअप 3 to 5, अपने को देखते ही एक इमेज से पता चल जाता है कि सर 3 इंस्टॉलमेंट है 3 to 5, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर ये 4 रहता तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, राइट। ये जैसी एक लुक में अपने को पता चलता है वैसे ही इसका भी फटाफट से एक अपने वर्किंग नोट जो बनाएंगे ना वो बहुत सिंपल सा एक मैप बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर, देखिए नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू 50,000, number of shares subscribed 1,10,000, total number of shares allotted, total number of shares allotted total number of shares जो allot होगा ना it cannot be greater than 50,000, it has to be 50,000 only, right। इसका मतलब सर ब्रेकअप क्या दिया हुआ 1,10,000 का ब्रेकअप देखो सर, कुछ को रिजेक्ट कर दिया, देखो क्वेश्चन अपने को बोल रहा है टू रिफ्यूज अलॉटमेंट ऑफ 10,000 शेयर्स, फिर बात कर रहा है मिस्टर एक्स का, फिर मिस्टर वाई का और फिर बैलेंस का, मतलब 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। दिस इज कॉल्ड 4 कैटेगरी, ये कैटेगराइजेशन है। कुछ को रिजेक्ट करो, कुछ को 50% अलॉट करो, कुछ को पूरा अलॉट करो, कुछ को बाकी बैलेंसिंग अलॉटमेंट कर दो, तो ये 4 कैटेगरी हो गया, राइट। आपको इसी तरह से इंटरप्रेट करना है, इसी तरह से अपने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आप लोग एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे, राइट। तो एक केस हो गया सर क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। फिर एक केस है मिस्टर एक्स का, थर्ड केस है मिस्टर वाई का और एक और फोर्थ केस है, ओके, एक और फोर्थ केस है। अब इसमें हम लोग पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितना है ये बताओ, यहां पे लिख लेते हैं। कैटेगरी क्या है, ये रिजेक्शन है, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है और ये बैलेंस है, 4 कैटेगरी हो गया। ये लोग कितना अप्लाई किए और ये लोग को कितना अलॉट हुआ, राइट। ये वर्किंग करना है पहले तो अपने को, और फिर टोटल अपने को मैच करना है, ओके। तो ये लोग कितना अप्लाई किए, जैसे ये रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेशन ऑफ 10,000, तो अपने बोल सकते हैं सर ये अप्लाई किया 10,000 और इसको अलॉट किया निल, ठीक है। मिस्टर एक्स का क्या बोल रहा है, अलॉट 50% टू मिस्टर एक्स हु हैड अप्लाइड फॉर 20,000, मतलब अप्लाई किया 20,000 के लिए और अलॉट किया 50% मतलब 10,000, तो मिस्टर एक्स applied for 20,000 but allotted 50%, that is only 10,000, okay sir। third category, allot in full to Mr. Y who had applied for 10,000, apply किया 10,000 और allotted in full मतलब 10,000,
तो अप्लाइड है 10,000 और अलॉटमेंट भी है 10,000। वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज, टू अलॉट बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर। बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर, अवेलेबल कितना है सर? टोटल एप्लीकेशन जो था ना, टोटल अप्लाइड था 1,10,000। इस 1,10,000 में से 10,000 रिजेक्टेड, 20,000 मिस्टर एक्स का, 10,000 मिस्टर वाई का, मतलब 40,000 का बात हो गया। तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 70,000 बचा। सब कोई इस बात से कंफर्टेबल है क्या? प्लीज बताना। अगर हाँ तो मेरे को फटाफट से बताना बैलेंस अलॉटेड कितना आएगा यहां पर। आप लोग आंसर दे रहे हो, ठीक है। और उसके बाद का क्वेश्चन का लैंग्वेज है, ऑन प्रो राटा बेसिस अमंग द अदर एप्लीकेंट्स। तो सर टोटल अलॉटमेंट जो आने वाला है ना, वो आने वाला है सिर्फ 50,000। इस 50,000 में से 10,000 इज अलॉटेड टू मिस्टर एक्स एंड 10,000 इज अलॉटेड टू मिस्टर वाई। देयरफॉर बैलेंस अलॉटमेंट इज 30,000। राइट, इसको अगर हम वापस से री इंटरप्रेट करें, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है साक्षी, और आंसर इज करेक्ट 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 करेक्ट। सुनो, इसको वापस से इंटरप्रेट करें तो टोटल एप्लीकेशन मिला 1,10,000 का, एकदम नहीं सौरदीप कंफर्म करो, ये टोटल अलॉटमेंट होगा 50,000। 10,000 इज ऑलरेडी अलॉटेड टू मिस्टर एक्स, 10,000 इज ऑलरेडी अलॉटेड टू मिस्टर वाई। तो अब बाकी अलॉटमेंट बचा कितना? अब अलॉटमेंट बचा ही सिर्फ 30,000 है। तो ये 70,000 एप्लीकेंट को सिर्फ 30,000 ही अलॉट हो पाएगा। राइट, सौरदीप कंफर्म करना, पॉइंट क्लियर है क्या? समराइज कर रहे हैं ये वाला टेबल को, फटाफट से सुनो। 10 टोटल एप्लीकेशन मिला 1,10,000, उसमें से 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर एक्स 10,000 को, मिस्टर एक्स 20,000 अप्लाई किया, मिस्टर वाई 10,000 अप्लाई किया। तो ये लोग तीनों का मिला के एप्लीकेशन हुआ 40,000। एप्लीकेशन था 40,000, ये लोग तीनों का मिला के। तो बैलेंस एप्लीकेशन कितना बचा? बैलेंस एप्लीकेशन बचा सिर्फ 70,000। उसमें से फर्स्ट कैटेगरी को कुछ भी अलॉट नहीं किया, जीरो। सेकंड कैटेगरी मिस्टर वाई एक्स को अलॉट किया 10,000, मिस्टर वाई को भी अलॉट किया 10,000, 20,000 अलॉट कर दिया। टोटल अलॉटमेंट कर सकता है 50,000। तो अब बैलेंस जो 70,000 के एप्लीकेंट थे, वो लोग को अलॉट कितना करेगा? 30,000। यहीं पे आपको मिल गया रेशियो। इस केस में तो रेशियो का कोई काम ही नहीं है, इसमें तो 1:2, यहां पे 1:1 फुल एप्लीकेशन जितना उतना पूरा का पूरा, और यहां पर 3:7 है। राइट, यहां पर एक स्टेप आगे जाओ। राइट, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना है? एप्लीकेशन के टाइम पर सर मिलना था ₹3 पर शेयर, एप्लीकेशन के टाइम पर मिलना था ₹3 पर शेयर। तो इसका मतलब इससे मिला है 10,000 इंटू 3, दैट इज 30,000। इससे मिला है 20,000 मिस्टर एक्स से एप्लीकेशन के टाइम पर। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना है? 20,000 इंटू 3, 60,000। 10,000 इंटू 3, 30,000। 70,000 इंटू 3, 2,10,000। तो टोटल एप्लीकेशन का पैसा कितना मिला है? टोटल करके बताओ। ये आपका यहां पे जो अमाउंट आएगा ना, दिस इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। राइट, अभी जो अपने वर्किंग कर रहे हैं ना, वो अपना जर्नल एंट्रीज एक तरह से पूरा सोर्टेड है। अपने को फिर अलग से बहुत सारा कैलकुलेशन जो है जर्नल एंट्री के टाइम पर जो ब्रैकेट में कैलकुलेशन करते हैं ना, वो वाला काम को अपने हल्का करना चाह रहे हैं अभी ये वाला कैलकुलेशंस करके। राइट, तो बताओ टोटल कितना हुआ? 30, 60, 90, 30, 120 और 210, 3,10,000, 3,30,000। सर वैसे भी तो बहुत इजी है, हम लोग को पता है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन आया था 1,10,000 और ₹3 पर शेयर, 1,10,000 इंटू 3, 3,30,000। राइट, राइट, दोनों एंगल से आपका क्रॉस चेक हो गया। अब इसमें से यूटिलाइज्ड एप्लीकेशन के टाइम पर कितना यूटिलाइज हो गया? सर इसको तो कुछ अलॉट ही नहीं किए, तो बेचारे का कुछ भी यूटिलाइज होने का बात ही नहीं उठता है। राइट, इसको अलॉट किए 10,000 और अलॉटमेंट के टाइम पर ₹3 पर शेयर चाहिए था, तो यूटिलाइज फॉर एप्लीकेशन कितना हो पाया? 30,000। इसका 10,000 इंटू 3, 30,000। इसका 30,000 इंटू 3, 90,000। राइट, तो एप्लीकेशन के टाइम पर टोटल कितना यूज हो पाया?
1,50,000। अब सर इस 1,50,000 को आप क्रॉस चेक कर सकते हो कैसे? सर आप अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर जो अलॉट कर सकते हैं वो तो 50,000 शेयर ही है, 50,000 है, 50,000 इंटू 3, 1,50,000। दिस 1,50,000 will go to equity share capital account at the time of application to equity share capital account, right? Therefore excess application money, यहां पे तो ये पूरा का पूरा 30,000 एक्सेस है, यहां पे भी 30,000 एक्सेस आप देख पा रहे हो। टोटल एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा मिला 60,000, बट एप्लीकेशन में यूज हो पाया खाली 30। यहां पे कोई एप्लीकेशन मनी नहीं है, दिया 30 और यूज हो गया पूरा का पूरा 30, राइट? 3,60,000 इज नॉट करेक्ट, 3,30,000 इज करेक्ट, राइट? यहां पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है? 210 मिला था बट 90 यूटिलाइज हो पाया एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज 1,20,000। मतलब टोटल एप्लीकेशन मनी कितना है? 1,80,000 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी में यूटिलाइज्ड फॉर अलॉटमेंट में इसका तो कुछ भी यूटिलाइज नहीं होगा, क्योंकि कोई शेयर ही इसको रिजेक्ट हो गया ना। ये तो फर्स्ट कैटेगरी तो रिजेक्शन का है, कोई शेयर अलॉट ही नहीं हुआ, नील अलॉटमेंट है, तो कुछ भी यूटिलाइज नहीं हो पाएगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑल्सो। मिस्टर एक्स का नंबर ऑफ शेयर इज 10,000 अलॉटेड। अब अपने को जितना कैलकुलेशन करना है ना, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड के हिसाब से करना है। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इज 10,000 और अलॉटमेंट के टाइम पे चाहिए ₹2 पर शेयर, राइट? तो 10,000 इंटू 2, 20,000 यूटिलाइज हो पाएगा। इससे कितना चाहिए? 10,000 इंटू, इसका तो कुछ एक्सेस है ही नहीं, तो एक्सेस है ही नहीं तो यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट कुछ भी नहीं आ पाएगा। ओके, थर्ड कैटेगरी, इसमें 30,000 शेयर अलॉटेड है बैलेंस को। अलॉटमेंट के टाइम पर कितना यूज हो सकता है? 30,000 इंटू 2, 60,000, और है कितना? 120 ऑलरेडी है, तो 60,000 यूटिलाइज हो पाएगा, राइट? तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला हुआ है, जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा मिला हुआ है, उसको यूटिलाइज कर लेंगे फॉर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जो जाएगा वो जाएगा ये 20,000 और ये 60,000, टोटल जाएगा 80,000। ओके, और यूटिलाइज कितना होगा फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? इसका कुछ यूज नहीं हो सकता सर। इसका ना टोटल मिला हुआ था 30,000 का एक्स्ट्रा एक्सेस मनी, उसमें से 20,000 यूज हो गया फॉर अलॉटमेंट, तो अब जो बच गया ना ये 10,000 यूज होगा फॉर फर्स्ट कॉल। इसका तो कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। इसका सर टोटल, मतलब बैलेंस वाला कैटेगरी का, इस कैटेगरी का टोटल एप्लीकेशन मनी जो मिला था उसमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना था? 120 एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी था 120, लेकिन अलॉटमेंट में यूज हो गया 60, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना यूज हो पाएगा? बाकी का 60,000 ही। तो इसका मतलब कॉल्स इन एडवांस 70,000। क्या कुछ रिफंड करना पड़ेगा? ये जो 30,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी इसका मिला हुआ है, बेचारे को कुछ भी अलॉट ही नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, इसका पैसा तो रिफंड करना ही पड़ेगा ना। तो इसका मतलब इसका पूरा का पूरा 30,000 को हम लोग रिफंड कर देंगे, तो टोटल रिफंड हो गया 30,000, राइट? डू नॉट वरी। अगर आपको ये वाला वर्किंग डिफिकल्ट लग रहा है तो अपने जर्नल एंट्री अभी जो डिस्कस करने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 मिनट और अपना जर्नल एंट्रीज अपने डिस्कस कर लेंगे, राइट? जर्नल एंट्रीज जब डिस्कस करेंगे अभी उसमें फोकस करना, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाई चांस आप लोगों को ये टेबल कॉम्प्लिकेट लगा हो तो डोंट वरी, अभी जब जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे आप उस पर फोकस करिएगा और उसके बाद इसको रिलेट करिएगा। आपको दोनों एंगल से, जब फर्स्ट क्वेश्चन करा रहे तो आई वांट कि आप लोग को दोनों एंगल से बिल्कुल क्लियर हो जाए, वर्किंग नोट भी आप लोग को समझ में आ रहा है और आप लोग जर्नल एंट्री के साथ साथ भी सोच पा रहे हो। उसके बाद यू कैन चूज हाउ यू आर कंफर्टेबल एंड यू कैन प्रोसीड, बाकी का सब में उस तरह से आप कर सकते हो, राइट? तो अगर किसी को ये वाला वर्किंग कॉम्प्लिकेटेड लगा है तो डू नॉट वरी। अब जर्नल एंट्रीज पास करना स्टार्ट कर रहे हैं अपने से, टिल द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट ही बोला है, बट एक बार अपने सारा ही जर्नल एंट्री पास करके देखते हैं। प्लीज एक बार फटाफट से सब कोई कंफर्म करना
कि ये वर्किंग नोट अभी जो बनाए हैं उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आपने किए हैं क्या कॉम्प्लिकेटेड लगा या क्लियर है? सब कोई प्लीज रिस्पॉन्ड। राइट, एट द फर्स्ट गो ओनली वी पिक द गुड सम। राइट, अपने एक बार में अच्छा वाला क्वेश्चन पिक किए सो दैट आपको एक बार में यू गेट अ गुड हेड थ्रू ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्टेड है। राइट, इशू ऑफ शेयर चैप्टर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बिकॉज रिड्यूस्ड सिलेबस है, तो किसी चैप्टर में तो डेप्थ में जाने वाला है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कहीं तो डेप्थ में जाएगा, इशू ऑफ शेयर से आई थिंक पक्का जाएगा। वर्किंग्स क्लियर है, थैंक यू सो मच। राइट, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ना देखो डेट्स वगैरह नहीं दिया, तो अपने भी डेट्स को इग्नोर करेंगे। डेट वगैरह नहीं दिया तो फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। आप लोग चाहो तो ये वाला कैलकुलेशन यहां भी कर सकते हो और ऊपर अपने ऑलरेडी कर चुके हैं 1,10,000 शेयर्स के बदले सर एट द रेट ऑफ 3,30,000। सेकेंड एंट्री सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये तो सर पूरा का पूरा 3,30,000 हम लोग डेबिट कर देते हैं और 2 इसमें से जो शेयर कैपिटल में जाएगा वो शेयर कैपिटल में जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर होता तो यहां पर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिखते, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सर जो एक्स्ट्रा पैसा बच जाएगा ना इसमें से कुछ जाएगा शेयर अलॉटमेंट में भी, और अगर इसके बाद भी अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है ना तो वो जाएगा सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जगह उसको लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस। और अगर इससे ज्यादा कुछ है या फिर किसी को रिजेक्ट अगर किए हैं तो वो रिफंड करेंगे। रिफंड करेंगे मतलब बैंक से पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट। ध्यान देना सर शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, नंबर ऑफ शेयर जो टोटल अलॉट करेंगे 50,000 है, 50,000 इंटू 3 1,50,000। सर अलॉटमेंट में कितना जाएगा वो अपने वर्किंग ऑलरेडी कर चुके हैं, कॉल्स इन एडवांस में कितना जाएगा वो वर्किंग अपने कर चुके हैं। बैंक अकाउंट सर 10,000 शेयर हम लोग रिजेक्ट कर दिए थे, उसका 3 रुपया करके 30,000 को आप रिफंड कर दीजिए। राइट, अब यहां पे आप वर्किंग ध्यान से देखो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो मिला हुआ है उसमें से अलॉटमेंट में कितना यूज हो रहा है 80,000, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जो यूज हो रहा है वो कॉल्स इन एडवांस है वो है 70,000। राइट, ये वाला वर्किंग से अगर आप लेके आते हो तो बेस्ट रहेगा। अलॉटमेंट में जो यूज होने वाला है वो 80,000 और कॉल्स इन एडवांस इज, ये टेबल एग्जाम में बनाना मैंडेटरी नहीं है। राइट, बट अगर आप इसका कॉन्सेप्ट अगर समझते हो तो वो बहुत ही अच्छा होगा। खैर अभी अपने पहला क्वेश्चन किए हैं तो हो सकता है कि आपको लगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट अपने जब 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको ये वाला टेबल बहुत कंफर्टेबल लगेगा। राइट, ये टेबल करने के बाद ये जो वर्किंग कर रहे हैं ना ब्रैकेट में, ये वैसे करने का जरूरत नहीं है, ये अभी जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन में आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद मैच कराएंगे। देखो ऊपर वाला जो वर्किंग हो चुका है उसमें ये वाला काम अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो 150 80 70 30 ब्रेकअप देखो 150 80 70 और 30। राइट, ब्रेकअप ऑफ 150 एंड 180। राइट, ये रहा 150 और ये तीनों मिला के 180। ये वाला वर्किंग अगर आप कर लोगे तो इधर हो जाएगा और नहीं तो यहां ब्रैकेट में कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। राइट, एज यू आर कंफर्टेबल। अगर आपको ऊपर वाला कॉम्प्लिकेटेड लगा तो अभी ये नीचे जो ब्रैकेट में करते हुए चल रहे हैं ना कम से कम उसको बहुत अच्छे से समझते हुए चलो। राइट, तो अब यहां पर शेयर अलॉटमेंट का एक्सेस मनी कैसे पता चला सर, ये आपको वर्किंग करना पड़ेगा कि सर एक्सेस एप्लीकेशन अपने को किसमें किसमें मिलने वाला है। एक तो मिस्टर एक्स में मिलने वाला और दूसरा बैलेंस में मिलने वाला है। जिसको जिसको प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है उसी में तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, और उसी का एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या तो यूटिलाइज करेंगे फॉर अलॉटमेंट, क्या तो यूटिलाइज करेंगे फॉर फर्स्ट कॉल, अगर उससे भी ज्यादा बच जाएगा तो रिफंड करेंगे। राइट, तो मिस्टर एक्स का आपको पता करना पड़ेगा, अलग से फिर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सर एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स इज 10,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंटू ₹3 पर शेयर 30,000 मिला हुआ है, बट अलॉटमेंट के टाइम पर उससे चाहिए खाली 20,000,
तो यहां पर आपको फिर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ब्रैकेट में कैलकुलेशन करते हो तो सर 20,000 विल बी यूटिलाइज्ड, मिस्टर एक्स का 20,000 यूटिलाइज करेंगे अलॉटमेंट में और 10,000 यूटिलाइज करेंगे फॉर फर्स्ट कॉल। राइट, ध्यान से समझो, मिस्टर एक्स का टोटल एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला हुआ है, टोटल एक्सेस मनी कितना मिला हुआ है सर 10,000 शेयर्स के बदले एट द रेट ऑफ ₹3 अलॉट किए 10,000 आउट ऑफ 20,000, मतलब एक्स्ट्रा। राइट, ये वर्किंग हम जानबूझ के अभी रेफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि नाउ आई एम डिस्कसिंग कि अगर आप ये टेबल नहीं बनाते हो तब आप कैसे करोगे। ये अगर आप टेबल नहीं बनाते हो तो आपको ये वर्किंग छोटा सा करना पड़ेगा कि सर 20,000 वाज द नंबर ऑफ शेयर्स applied, number of shares allotted was 10,000, that means excess application was of 10,000 share, excess application 10,000 shares के बदले at the rate of 3 excess application money जो पड़ा हुआ है वो है 30,000, but Mr. X से at the time of allotment चाहिए कितना, at the rate of 2, मतलब 10,000 shares allotted into 2 20,000 चाहिए, तो allotment के टाइम पर टोटल चाहिए 20,000, तो ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो 30,000 मिला हुआ है उसमें से 20,000 यूटिलाइज हो जाएगा, 20,000 यूटिलाइज हो जाएगा फॉर अलॉटमेंट एंड 10,000 जो रिमेनिंग रहेगा वो फर्स्ट कॉल में यूज करेगा। फर्स्ट कॉल में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, इतना एक्सेस नहीं मिला कि फर्स्ट कॉल में भी यूज ना हो पाए। राइट, ये चीज आपको दिख रहा है यहां पर क्लियरली कि सर फर्स्ट कॉल के टाइम पर तो ₹5 पर शेयर चाहिए। राइट, एकदम सिमिलरली बैलेंस वाला का देखो, बैलेंस कैटेगरी का, बैलेंस कैटेगरी में आपको ये देखना पड़ेगा कि सर टोटल एक्सेस एप्लीकेशन जो मिला हुआ है वो है 40,000 शेयर्स का। राइट, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड वाज 70, अलॉटेड वाज 30, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है 40,000 शेयर का, जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है वो मिला हुआ है 40,000 इंटू 3, 40,000 इंटू 3 दैट इज 1,20,000 का एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पर उससे चाहिए कितना सर, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इंटू अलॉटमेंट पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज 30,000 इंटू 2 दैट इज 60,000 ही सिर्फ चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा पैसा 1,20,000 पड़ा हुआ है, 1,20,000 पड़ा हुआ है, उसमें से अलॉटमेंट में यूज हो पाएगा सिर्फ 60,000। इसका मतलब यहां पर आप लिख सकते हो अलॉटमेंट के टाइम पर यूटिलाइज होगा सर 60,000, और अभी भी जो उसका बैलेंस बच जाएगा 1,20,000 में से 60 यहां चला गया, अभी भी 60,000 बच गया, वो यहां आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट वाला कैलकुलेशन से भी आपको ये 80 और 70 निकालना आना चाहिए, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे हो जाओ। राइट, अगर ये दोनों को छोड़कर एक और तीसरा तरीका है, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दीज टू मेथड्स देन आई विल गो एंड शो यू द थर्ड मेथड, बट दैट्स अ लेंथी वन। राइट, वहां पर आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको ये दो कॉन्सेप्ट में से, ये दोनों कॉन्सेप्ट में से कोई एक कॉन्सेप्ट में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। पहला सम जब कर रहे हैं तो दोनों एंगल से बिल्कुल क्लियर करते हुए चलो, फिर जब प्रैक्टिस कर रहे होगे अपने आप तब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हाउ यू आर कंफर्टेबल। राइट, अपने दोनों मेथड से पहला दो सम डिस्कस करेंगे, उसके बाद विल चूज एनी वन ऑफ द मेथड्स आउट ऑफ द टू मेथड एंड उसमें से अपने करेंगे। ठीक है, ये हुआ सेकेंड एंट्री। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अलॉटमेंट अकाउंट को ड्यू करते हैं, अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर ये हम लोग कितना करते हैं, ये हम लोग करते हैं 50,000 शेयर्स का ना, ₹2 पर शेयर चाहिए, तो मतलब 1 लाख इज द टोटल ड्यू। लेकिन हम लोग को अलॉटमेंट के टाइम पर जो बैंक में पैसा आएगा ना वो पूरा नहीं आएगा, वो थोड़ा सा कम आएगा। क्यों सर, बिकॉज अपने को तो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है ना, टोटल पैसा चाहिए कितना 1 लाख, लेकिन ऑलरेडी एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है। पहले देखो शेयर अलॉटमेंट में अपने को एक्स्ट्रा जो पैसा मिला हुआ था वो यूटिलाइज करने वाले हैं 80,000, यहां पे 80,000 लेस कर दो, 20,000 ही एक्चुअली बैंक में पैसा आएगा। अब इस एंट्री के बाद में आपको एक चीज नोटिस ये करना है कि सर टोटल शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कितना हुआ, टोटल अलॉटमेंट क्रेडिट कितना हुआ, यहां पर देखो 80,000 क्रेडिट यहां हुआ और 20,000 क्रेडिट यहां हुआ, टोटल 1 लाख क्रेडिट हुआ। और ध्यान से देखो डेबिट भी तो टोटल 1 लाख ही हुआ, ये डेबिट हुआ 1 लाख और टोटल शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कितना हुआ 80, और ऑलरेडी 20 पहले से क्रेडिटेड था 80। राइट,
प्लीज एवरीवन गाइज, यहां तक पहले मेरे को कंफर्म करो कि एकदम क्लियर है आप लोग को, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, राइट। आई विल टेक जस्ट 2-3 मिनट्स एक्स्ट्रा। अपना ये वाला सम ना यहां पर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन बोला है क्लियरली कि पास जर्नल एंट्रीज टिल द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट ओनली। बट एक बार हम आपको फटाफट से यहां पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री भी दिखाना चाहते हैं। जस्ट 2 जर्नल एंट्री है, ध्यान देना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने का एंट्री, राइट। एंट्री नंबर 5 यहां दिखा रहे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल इज सर 50,000 शेयर्स का एट द रेट ऑफ 5, दैट इज 2,50,000। सॉरी, हाँ। अब क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बट ध्यान देना, अपने को ऑलरेडी कुछ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अगेंस्ट में भी एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है, जिसको अपने कॉल्स इन एडवांस में भेज दिए थे। उस कॉल्स इन एडवांस को अपने यहां पर ना क्रेडिट किए थे। अब ये वाला जो एडवांस पैसा है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे यूटिलाइज होगा, तो इसीलिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी डेबिट होगा, राइट। कॉल्स इन एडवांस अपने को टोटल पैसा चाहिए सर 2,50,000। इसमें से अपने को ऑलरेडी कॉल्स इन एडवांस मिला हुआ है 70,000। अब बैलेंसिंग ही तो यहां पर आएगा ना सर, 2,50,000 में से आपको ऑलरेडी 70,000 तो पहले मिल चुका, राइट। तो इसका मतलब डेबिट होगा 1,80,000 ओनली। एवरीवन प्लीज कंफर्म। अगर कहीं पे डाउट है तो आराम से पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम हियर फॉर नेक्स्ट 5-10 मिनट्स। एकदम आराम से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आप लोग क्वेश्चन पूछो एंड आई एम गिविंग यू द होमवर्क। ट्वेंटी टू, 23, 24, 26, 27, 28 and even 29. यस आई नो कि थोड़ा सा ज्यादा है होमवर्क, 7 क्वेश्चंस बोल रहे हैं, बट रिक्वेस्ट है प्लीज करना, बिकॉज अपना जो नेक्स्ट क्लास है ना वो एक गैप के बाद में है, वो एक गैप के बाद में है। इतना लंबा गैप में अगर आप लोग 2 घंटा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हाउ विल यू बी प्रिपेयर्ड, राइट। एंड क्लास के साथ साथ अगर आप लोग इतना होमवर्क करते हो, बिकॉज क्लास इज आफ्टर है थोड़ा सा गैप, तो अगर आप लोग इतना होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप लोग एक्चुअली बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी कैसे होंगे। और अगर आप लोग एग्जाम ये अभी जैसे जैसे क्लासेस चल रहा है उसके साथ साथ अगर आप लोग करते हो तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड गाइज कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए अलग से प्रेपरेशन का लोड फिर नहीं लेना है। आप लोग ये साथ साथ में कर लो, एग्जाम के पहले आप लोग को सिर्फ पेजेस पलटना रहेगा और एकदम इजी लग रहा होगा। डू नॉट वरी, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, आप लोग को अटेम्प्ट करना है, आप लोग को जेन्युइन अटेम्प्ट देना है। राइट हो हर एक क्वेश्चन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अपने हर एक क्वेश्चन क्लास में एनीवेज डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे। इट इज जस्ट अबाउट गिविंग अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा एफर्ट एंड अटेम्पिंग ट्राइंग टू डू द सम, बस इतना जरूर करना, सो दैट यू आर अवेयर विद द क्वेश्चन। जब अपने क्लास में करें तो आप लोग वो स्पीड को मैच कर पाओ, ये आप लोग से रिक्वेस्ट है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बाकी लोग भी प्लीज कंफर्म करो सर यहां तक का बात क्लियर है, एंड थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को क्लियर है तो अगर आप लोग का कोई डाउट नहीं है देन विल क्लोज टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।